नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के पहले अध्याय जीवों में जनन अध्याय को अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, अध्याय 1 जीवों में जनन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस अध्याय में जिन जिन टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे उनका पहले हम आउटलाइन बना लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम जिन जिन टॉपिक को क्लियर करेंगे उसका आउटलाइन बना लेते हैं। सबसे पहले हम जीवन अवधि को देखेंगे। उसके बाद हम जनन को देखेंगे। उसके बाद जनन के प्रकार। उसके बाद अलैंगिक जनन। फिर लैंगिक जनन। और सबसे लास्ट में विविधता। दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है जीवन अवधि। जीवन अवधि किसी भी जीव का जीवन अवधि उसके जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को उस जीव का जीवन अवधि कहते हैं। किसी भी जीव का जीवन अवधि उसके जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को उस जीव का जीवन अवधि कहते हैं। किसी भी जीव का जीवन अवधि उसके जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को उस जीव का जीवन अवधि कहते हैं। दोस्तों, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मेरा जन्म सन 2001 में हुआ। मान लेते हैं मेरी मृत्यु सन 2060 में होगी। तो मेरी जीवन अवधि क्या हुई? 60 साल।
किसी भी जीव का जीवन अवधि उसके जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को उस जीव का जीवन अवधि कहते हैं। मेरा जन्म सन 2001 में हुआ और मेरी मृत्यु सन 2060 में होगी, तो मेरी जीवन अवधि क्या हुई? 60 साल। अगर मेरी प्राकृतिक मृत्यु होगी तभी इसको जीवन अवधि कहा जाएगा। अगर मेरी कृत्रिम मृत्यु होती है तब इसे जीवन अवधि नहीं कहा जाएगा। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो ये जो प्राकृतिक शब्द है इसको लिखना ना भूलें, क्योंकि इसका जो मेन पॉइंट है यह प्राकृतिक है। अगर आप प्राकृतिक वर्ड को भूल जाएंगे तो नंबर कम मिल सकता है, इसलिए आप लिखना कि किसी भी जीव का जीवन अवधि उसके जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को उस जीव का जीवन अवधि कहते हैं। हर किसी का जीवन अवधि अलग अलग होता है, जैसे कि मनुष्य का अलग होता है, जानवरों का अलग होता है, पक्षियों का अलग होता है। दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया ना। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट, जनन। हमारा दूसरा पॉइंट, जनन। दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि जीवन अवधि किसे कहते हैं। किसी भी जीव का जीवन अवधि उसके जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को उस जीव का जीवन अवधि कहते हैं। जैसे कि हम मनुष्य को उदाहरण के लिए लेते हैं। मनुष्य का जीवन अवधि मैक्सिमम 70 से 80 साल तक होता है, और मनुष्य जाति का जीवन अवधि 70 से 80 साल है, तो अब तक मनुष्य को तो पृथ्वी में समाप्त हो जाना चाहिए ना, इनकी जाति को नष्ट हो जाना चाहिए, मनुष्य जाति को। लेकिन पृथ्वी पर मनुष्य अब भी उपलब्ध हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य मृत्यु से पूर्व अपने समान नए जीव उत्पन्न कर देते हैं, जिन्हें कहते हैं जनन। हमारा दूसरा पॉइंट है जनन। अपने समान नए जीव उत्पन्न करना। अपने समान नए जीव उत्पन्न करना जनन कहलाता है। इस दुनिया में जितने भी जीव हैं वे जीव अपने मृत्यु से पूर्व अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, अपने वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन क्रिया द्वारा मृत्यु से पूर्व अपने समान नए जीव उत्पन्न कर देते हैं, जो अपने जाति की निरंतरता को बनाए रखते हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट भी अब क्लियर हो गया, जनन। दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट है जनन के प्रकार। दोस्तों, जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। हमारा तीसरा पॉइंट है जनन के प्रकार। जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। पहला है अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया, जनन के प्रकार। जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन।
दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट है अलैंगिक जनन। इसे इंग्लिश में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। हमने दूसरे पॉइंट में देखा कि जनन किसे कहते हैं, अपने समान नए जीव उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अब हम जनन के प्रकार में से पहले प्रकार अलैंगिक जनन को देख रहे हैं। अलैंगिक जनन में जनन के लिए एक ही जीव की आवश्यकता पड़ती है। हमारा पहला पॉइंट है अलैंगिक जनन में जनन के लिए एक ही जीव की आवश्यकता पड़ती है। अलैंगिक जनन में जनन के लिए एक ही जीव की आवश्यकता पड़ती है। अलैंगिक जनन में एक ही जीव अपने समान नए जीव उत्पन्न कर देते हैं। अलैंगिक जनन के हम दूसरे पॉइंट को देखते हैं। अलैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होते हैं अपने जनक के क्लोन होते हैं। क्लोन मतलब कि अपने जनक के कार्बन कॉपी हूबहू होते हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट है अलैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होते हैं अपने जनक के क्लोन होते हैं। दोस्तों हम अब तीसरा पॉइंट को देखते हैं। अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण नहीं होता, क्योंकि अलैंगिक जनन में जनन के लिए एक ही जीव की आवश्यकता पड़ती है। इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता। अब हम चौथे पॉइंट को देखते हैं। अलैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होते हैं उनकी संख्या लैंगिक जनन की अपेक्षा से बहुत अधिक होती है। अलैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है। वे एक ही बार में अनेक जीव उत्पन्न कर सकते हैं। अब हम पांचवें पॉइंट को देखते हैं। अलैंगिक जनन में जनन के लिए कम समय लगता है।
लैंगिक जनन की अपेक्षा से अलैंगिक जनन में उसकी जो समय अवधि होती है उसकी समय अवधि बहुत ही कम होती है। अलैंगिक जनन में जनन के लिए अर्थात संतान उत्पन्न करने के लिए कम समय लगता है, कम समय अवधि कम होता है। एक पौधे को जैसा कि आपको पता है कि एक पौधे को उगने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पौधे अलैंगिक जनन क्रिया द्वारा नई संतान उत्पन्न करते हैं, उसको हम आगे की वीडियो में देखेंगे। इसके अगले वीडियो में हम अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन कौन कौन से होते हैं, उनके कितने प्रकार हैं। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट क्लियर हो गया, अलैंगिक जनन। उसके बाद हम देखते हैं लैंगिक जनन। हमारा पांचवा पॉइंट है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन हमारा पांचवा पॉइंट। लैंगिक जनन में जनन के लिए दो विपरीत जनकों की आवश्यकता पड़ती है। लैंगिक जनन में जनन के लिए दो विपरीत जनकों की आवश्यकता पड़ती है। लैंगिक जनन में जनन के लिए दो विपरीत जनकों की आवश्यकता पड़ती है, नर एवं मादा। जैसा कि आपको पता होगा कि मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 गुणसूत्र। नर में नर युग्मक के निर्माण के फलस्वरूप नर में जब नर युग्मक का निर्माण होता है तो इनके 46 गुणसूत्र 23 गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाते हैं, और जब मादा में मादा युग्मक के निर्माण के फलस्वरूप इनके 46 गुणसूत्र 23 गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तब युग्मनज का निर्माण होता है। अर्थात जब नर युग्मक के 23 गुणसूत्र और मादा युग्मक के 23 गुणसूत्र आपस में मिलेंगे तो युग्मनज में कुल 46 गुणसूत्र हो जाएंगे, अर्थात एक नए शिशु का निर्माण हो जाएगा। ये हमारा पहला पॉइंट था। अब हम दूसरे पॉइंट को देखते हैं।
लैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होते हैं अपने जनक के क्लोन नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें से जो संतान उत्पन्न होते हैं उनमें से कुछ लक्षण नर से आते हैं और कुछ लक्षण मादा से आते हैं। इसलिए लैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होते हैं अपने जनक के क्लोन नहीं होते। उनमें से जो लक्षण आते हैं उनमें से कुछ लक्षण नर से आते हैं और कुछ लक्षण मादा से आते हैं। लैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होते हैं उनमें कुछ लक्षण नर से आते हैं और कुछ लक्षण मादा से आते हैं। अब हम तीसरे पॉइंट को देखते हैं। लैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होते हैं उनकी संख्या अलैंगिक जनन की संख्या की अपेक्षा से बहुत कम होती है। अब हम चौथे पॉइंट को देखते हैं। लैंगिक जनन में जनन के लिए जो समय अवधि होती है वह बहुत अधिक होती है। लैंगिक जनन में जनन की समय अवधि अर्थात संतान उत्पन्न करने की समय अवधि अधिक होती है। अब हम पांचवें पॉइंट को देखते हैं। लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है। लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण होता है। नर में नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है। हमारा पांचवा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब हमारा छठवां पॉइंट बच गया है
विविधता। जंतुओं के बीच पाए जाने वाले अंतर को ही विविधता कहा जाता है। हमारा छठवां पॉइंट भी क्लियर हो गया। आपको बताना है कि अलैंगिक जनन में विविधता पाई जाती है या फिर लैंगिक जनन में विविधता पाई जाती है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि विविधता कौन से जनन में पाई जाती है, लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन। विविधता को कहते हैं जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को विविधता कहते हैं या विभिन्नताएं कहते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसके अगले वीडियो में हम अलैंगिक जनन के प्रकारों को देखेंगे कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। धन्यवाद।